हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। इस प्रोग्राम की खूबी यह है कि भारत के पड़ोसी मुल्क, साउथ एशियन मुल्क जो हैं, दक्षिण एशियाई देश, उनकी खास खास खबरों पर चर्चा हो जाती है। इसका मकसद यह है कि आपको दुनिया भर की खबरें तो मिले ही, अपने पड़ोस के मुल्कों में भी क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। किसी भी मुल्क के अपने हालात को समझने के लिए पड़ोसियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, वहाँ की सियासी हालात क्या हैं, अगर कहीं कोई कंपटीशन है। यहाँ तो बाकायदा भारत और चीन एक तरह से compete करते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो इसलिए और भी ज्यादा काफी अहम हो जाता है। आज हम सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश और श्रीलंका से कई खबरें, और मालदीव से हम कुछ खबरों पर बात करेंगे। तालिबान की हुकूमत एक तरफ तो मजबूत होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते ऐसा लगता है कि वो संभल नहीं पा रहे हैं। वहां बॉर्डर पर आमना सामना हुआ है, गोलीबारी हुई है, और तालिबान के 8 फौजी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। एक आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले पाकिस्तान ने अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहाँ से निकालने की बात की थी, डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई थी और बहुत कुछ उसमें हुआ था। तुर्कम बॉर्डर हफ्तों बंद रहा था, लेकिन अभी हालात मामूल पर नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों के बीच अंडरस्टैंडिंग अभी ठीक नहीं हो पाई है। उसके अलावा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वाली तापी गैस पाइपलाइन पर काम शुरू कर रहा है, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अफगानिस्तान से ही उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के सियासी हालात, वहां क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान मुसलसल जेल में है, और वहां एक जलसा हुआ था जिसमें सरकार ने कुछ काफी सख्त रुख अपनाया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, जो वहां की इंटरिम सरकार के चीफ एडवाइजर वहां पर ओहदा बनाया गया है, टेम्परेरी एक तरह से प्रेसिडेंट हैं, वो भारत को कुछ मशवरे दे रहे हैं। भारत की एक न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे, और वो बहुत ही अहम और कुछ सख्त बातें भी कह रहे हैं। उसके अलावा भारत और मालदीव के रिश्ते और श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन सब पर हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या कुछ हो गया। ये 8 लोगों का मरना तो एक बड़ा वाकया है। जी, बहुत बहुत काज़मी साहब, आपका शुक्रिया। पहले मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिर से मौका वारदात पे चलते हैं, जो कि खुर्रम शहर है, या खुर्रम जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वो बार्ब्ड वायर है। वहाँ पे वो बॉर्डर के ऊपर जो है बाकायदा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में, पंजाब में जैसे फेंसिंग हो चुकी है, वहाँ पे भी फेंसिंग हो चुकी है, और ये पूरा बॉर्डर जो है वो फेंस्ड है। अब यहाँ पे जो खबर वो ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से उस पार, मतलब पाकिस्तान के उस पार, अफगानिस्तान के सरजमीन पे जो है, वो अफगानिस्तान जो तालिबान की हुकूमत है, उनके फौजी जो हैं एक पोस्ट बना रहे थे, जो कि परमानेंट पोस्ट था, जिसको वो खड़ा करना चाह रहे थे, और खड़ा करने के बाद जो है उससे वो सर्वेलेंस वगैरह के लिए जो भी कुछ है वो अपना वो काम करना चाह रहे थे, जिसको पाकिस्तानी उनको एतराज था। उन्होंने कहा कि ये नहीं बना सकते हैं जबकि गवर्नमेंट के लेवल पर कोई संधि नहीं हो जाती है, आप अपने मन से अपने ही जगह पे भी नहीं आप बना सकते। तो उसके ऊपर दोनों तरफ से जो है मतलब रशाकशी हुई, कुछ बातचीत हुई, उसके बाद फायरिंग खुल गई। तो उसमें जो 8 तालिबान के जो फौजी हैं वो मारे गए, और ये जो है ये एक बड़ी खबर है, जिसके लिए जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग जो हैं, या जो उनके हुक्मरान हैं, वो इसके नोटिस लिया है, उन्होंने बात किया है। पाकिस्तान जो है वो
एलिगेशन लगा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर के वो टीटीपी को, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो संरक्षण दिए हुए है और वो यहाँ पाकिस्तान से वहां से जो है आतंकवादियों को भेजता है और यहाँ के पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो है वो टेररिज्म एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो चलती आ रही थी, लेकिन मैं आपको इसकी जो 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 मोटी बातें जो हैं, जो कि जिसको एनालिसिस कहते हैं या जिसको ये कहते हैं, क्योंकि अभी भी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वो डूरांड लाइन के ऊपर ही टिका हुआ है, जिसको अफगानी नहीं मानते हैं और पाकिस्तान जो है वो मानते हैं, पाकिस्तानी मानते हैं कि यही डूरांड लाइन जो है यही अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को सेपरेट करता है एक दूसरे से। अब इसमें जो बड़ी जो पेच है वो ये है कि पाकिस्तान का जो पख्तूनख्वा एरिया है, जो कि पहले फाटा कहलाता था, फ्रंटियर ट्राइबल प्रोविंस या इस तरह की चीजें थी और भी बहुत सी चीजें, ये अफगानिस्तान कहते हैं कि ये हमारे आदमी है और ये जो पूरी जगह है, पूरा जो फाटा प्रोविंस है ये अफगानिस्तान का ही है और जो फाटा वाले हैं वो भी अफगान है, पठान है, पश्तून है। तो लेकिन पाकिस्तान उनको नहीं मानता, उनको कहता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप यहीं रहिए, इसी के अंदर रहिए। और यही जो है मेन जो झगड़े हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वो ये झगड़े हैं कि वो बॉर्डर लाइन सेटल नहीं हुआ है, बाउंड्री सेटल नहीं हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब एक खबर और इसी के साथ जुड़ी हुई है जो कि मतलब एनालिसिस है, वो ये है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के सपोर्ट से या पाकिस्तान से पूरा अपना बेस बना करके वो अफगानिस्तान के अंदर जा रहा था और अलकायदा को और टेररिज्म को और जो तालिबान के लोग थे उनको जो है पूरा क्रश कर रहा था, तो उस टाइम जो है अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तान जो है वो डीपली अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो गया था। उसके गले गले शहर बहुत से लोग जो हैं जो पाकिस्तान ऑपरेशन में काम किए थे, जो कि रेगुलर आर्मी ऑफिशियल थे पाकिस्तानी आर्मी के, तो पाकिस्तान जो है उसको ये खुशफहमी होने लगी थी उसके बाद से कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तानी है। मतलब हम जो है यहाँ इंडिया में जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कहने लगे कि ये तो हमारा बैकयार्ड है, हम अगर मान लीजिए कि अगर हार जाएंगे हिंदुस्तान से जंग तो हम अफगानिस्तान से लड़ेंगे, ईरान से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अफगानिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान से लड़ेंगे। वो जंग नहीं खत्म होगी पाकिस्तान की विक्ट्री के बाद भी, मतलब अगर पाकिस्तान की विक्ट्री होती है। लेकिन अब वो जैसी सिचुएशन है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बॉर्डर पे ही रोकना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि अब आपका कोई लेना देना नहीं है, वो अफगानिस्तान है, वो अपने मसाइल अपने आप देखेगा। तो ये बड़ी एनालिसिस है इस खबर के साथ जी। अच्छा, उसके साथ जो दूसरी वाली खबर है वो तापी गैस पाइपलाइन, ये एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट लगता है और इसको बाकायदा अमेरिकन सपोर्ट भी पिछले अगर 10-20-30 सालों की बैकग्राउंड देखें तो उसमें अमेरिकन सपोर्ट है। वो ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन के खिलाफ उसके मुकाबले में तापी की बात शुरू हुई थी, वो तो गैस पाइपलाइन रुक गई। अब ये भी क्या भारत तक पहुंच पाएगी? अफगानिस्तान से ज्यादा खतरा था, वहां काम शुरू हो गया, बताते हैं क्या कुछ है वहां पे? जी, अभी 2 दिन खबर ये है कि 2 दिन पहले बुधवार के दिन जो है वो वहां पे बाकायदा एक इनॉग्रेशन हुआ। और ये इनॉग्रेशन आपको मैं ये बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब कई हफ्तों पहले, चाइना और अफगानिस्तान ने मिलकर जो कॉपर माइनिंग का जो सिलसिला शुरू किया था उसका उन्होंने बाकायदा एक इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद जो है वो चाइना ने जो है अपना मतलब यह कि डिगिंग वगैरह शुरू कर दी थी और उसके बाद उन्होंने पहला कंसाइनमेंट भी वहां से भेज दिया था चाबहार पोर्ट के बाद। तो उसी मतलब तरीके से इसका भी बाकायदा इनॉग्रेशन हो गया है। अब ये जो तापी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का पाइपलाइन है, ये करीब करीब 40 साल से ऑन पेपर पे चल रहा है और कभी जाग जाता है, कभी सो जाता है। तो 2016-18 के बाद से जो है इसमें फिर कुछ हलचल आई थी। तो अभी जो खबर है वो ये है कि उस पाइपलाइन के ऊपर जो काम था वो तुर्कमेनिस्तान में पूरा हो गया और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक वो पाइपलाइन आ चुका है। और अब अफगानिस्तान उसको अपनी मतलब जो उनकी जो खित्ता है या जो स्पेस है या जो जमीनी जगह है, वो पाइपलाइन अफगानिस्तान में उसको आना है। और वो काम अभी 2 दिन पहले जो है इनॉग्रेशन होने के बाद आ गया था।
अब इस पाइपलाइन को पाकिस्तान लेके जाना है और पाकिस्तान से फिर इंडिया को आना है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के कैसे रिश्ते हैं, इसमें वो पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा कोई नहीं जानता है। और फिर पाकिस्तान से इंडिया आएगा तो वो भी कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान और इंडिया में आएगा। लेकिन खबर यह है कि अफगानियों ने जो है तुर्कमेनिस्तान भी पैसा दे रहा है उस पाइपलाइन को बिछाने के लिए, और उसमें यह है कि जो गैस आएगी वो अफगानिस्तान के अंदर आएगी और बहुत सस्ती आएगी। तो अफगानिस्तान उस गैस को बेचने का मंसूबा बनाया हुआ है कि उस गैस जो यहाँ हमारे पास आएगी उसको और दुनिया के और जगहों पे जो है हम उसको बेचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ एक और एनालिसिस जो मैं जोड़ना चाह रहा था कि देखिए, अब जो डोनर मुल्क हैं जो कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बचाए हुए हैं, ये चलाए हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खींच रहे हैं और उन्हें पैसों की तंगी हो रही है पूरे अफगानिस्तान में, क्योंकि ये 2001 से जब अमेरिका अफगानिस्तान में फिजिकली फिर एंटर हुआ था पिछले तालिबान को हटाने के लिए, तो ये इसने खड़ा किया था पूरे वर्ल्ड के डोनर मुल्क जो है उसमें, मतलब कई सौ लोग से ऊपर जो है जो कि पैसे देते थे अफगानिस्तान के इकोनॉमी को। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये तालिबान आ गए हैं और ये हो गए हैं, तो अब ये अपने पैसे उस तरह से नहीं दे रहे हैं और अमेरिका भी जो है उतनी सख्ती से इनके ऊपर प्रेशर नहीं दे रहा। तो ये बात तालिबान को भी मालूम है कि उन्हें अपना सेल्फ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। तो जब सेल्फ इनकम जनरेट करना पड़ेगा तो वो कॉपर माइन उन्होंने दे दिया। अब ये जो गैस पाइपलाइन है ये भी उसी हवाले से है। उनका ये कहना है कि अब हम दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब डोनर मुल्क के ऊपर कि वो अफगानिस्तान में और रिकॉग्निशन के लिए, और जो उनका एसेट फ्रीज है वहाँ पाकिस्तान, वहाँ अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपना जो है अपनी ये कि इकोनॉमी को खुद सुधारने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। जी, ये बहुत ही अहम है, बहुत अहम है। अगर किसी तरह से ये भारत तक पहुंच जाए तो भारत को भी गैस कुछ सस्ती मिलेगी और शायद तरक्की के लिए कोई रास्ते खुलें। लेकिन प्लेयर्स इतने हैं बीच में, कब कौन बात बिगाड़ देगा। जब ईरान से भारत तक लाने में अमेरिका बहादुर बीच में अटक गया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, उस जमाने में कोंडोलीजा राइस वहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की हेड थी, यानी फॉरेन मिनिस्टर थी, और उन्होंने बाकायदा भारत पे दबाव डाला, फिर पाकिस्तान पे भी दबाव डाला। ईरान ने अपने हिस्से का बनाया हुआ है लेकिन पाकिस्तान का नहीं बना, और जाहिर है वो नहीं बना तो इंडिया का भी नहीं बना। तो बहरहाल मुख्तलिफ मुल्कों की तरक्कियों को रोकने का प्रोजेक्ट अमेरिका एंड कंपनी के पास होता है, कब कहाँ टांग अड़ा दें ये मालूम नहीं है। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते हैं पाकिस्तान के हालात की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान के और वहाँ की सरकार के बीच में टकराव की जैसी खबरें हैं। इमरान खान के और अमेरिका के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिद भी है, बात भी है, क्या कुछ है पाकिस्तान से खबर? देखिए, पाकिस्तान से जो खबर है, हम जर्नलिस्ट तो खबर ही जानते हैं, एनालिसिस तो बाद में आती है। तो खबर यह है कि अभी 2 दिन पहले, मतलब इतवार के दिन जो है, वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा पीटीआई ने इमरान खान की जो पार्टी है, तहरीक-ए इंसाफ पार्टी, तो वो जो है मतलब उसने बहुत बड़ा जलसा किया इस्लामाबाद में, और बहुत सक्सेसफुल जलसा हुआ जिसको सारे मीडिया ने कवर किया। और वो जलसा सिर्फ इस बात के लिए किया गया था कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को दिखाने के लिए, कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी भी इंटैक्ट है, कि वो चली गई। क्योंकि जो 8 मई का जो पिछले साल तोड़फाड़ हुआ था पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है फिर वो पूरा कहानी हुआ था, तो पीटीआई ने कोई जलसा नहीं किया था। हर बार वो पीटीआई अनाउंस करती थी, गवर्नमेंट उसको जो है रिजेक्ट कर देती थी। तो इस बार जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पे जो है ये जलसा मुंतकिद हुआ है, क्योंकि आर्मी भी अलाउ नहीं कर रही थी, जो गवर्नमेंट है वो भी अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने जो उसमें शराइत रखी होंगी कि आप कोई मतलब तोड़फाड़ ना करें या कुछ इस तरह की चीजें नहीं करें। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने जो है वो हर तरह से जलसे को नाकाम करने के लिए अपना इंतजाम किया हुआ था। वहां सारे जो रास्ते थे इस्लामाबाद के उसको बंद कर दिए थे, कंटेनर लगा दिया था। अब कंटेनर को फांद करके जो है लोग पहुंच गए जहां पे जलसे की जगह थी, और एक बहुत मतलब पुरसुकून, लेकिन बहुत ही मतलब जिसपे के तादाद जो है, जो स्ट्रीट स्ट्रेंथ है,
वो यही बताती है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। और उसके बाद जो है जैसे होता है कि 12 या 13 लोगों को जो है पार्टी वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने अरेस्ट कर लिया, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं जो कि अभी इमरान खान के बाद जो है वही लीड कर रहे हैं, मतलब पीटीआई को। तो ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान अभी भी बने हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनको माइनस करके पाकिस्तान को आप नहीं देख सकते। तो अच्छा, वहां के मीडिया के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसके बारे में कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जो कुछ हो रहा है वहां के जो मीडिया के लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या जी? अभी मैं सुन रहा था मुशाहिद हुसैन साहब को, जो मुशाहिद हुसैन साहब इंडिया के भी बहुत डार्लिंग हैं और यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में वीकली उनके आर्टिकल लिखते थे। वो 90s की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं मुशाहिद हुसैन को पढ़ता था, सुनता था और यहाँ मीडिया में जो है वो बहुत पॉपुलर थे। जी, मुशाहिद हुसैन जो है वो इंडिया के मीडिया के भी जो है जो पढ़ने वाले लोग हैं, और दिल्ली के जो लोग हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, यही 2 बड़े अखबार होते हैं, तो उसमें वो टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद वो लिखते थे हर वीकली कॉलम, और वो बहुत ही पुराने और बहुत ही मजे हुए और काफी ओहदे वो रखते हैं। तो उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे थे, एक तो उन्होंने पेशन गोई की है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत रहे हैं, ये उनका कहना है। और फिर उन्होंने वजूहात अपने बताए थे कि इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, चाहे दुनिया कुछ कर ले, अमेरिकन कुछ कर ले, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ रहा है ये इसके ऊपर। और जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर जो चेंज होगा और प्रेसिडेंट चेंज होगा तो दुनिया के भी बहुत सारे इक्वेशंस जो चेंज होंगे और पाकिस्तान में भी कुछ चेंजेस आएंगे, ये पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की तारीख है उस पूरे तारीख को आप उठा लीजिए कि जो अमेरिका चाहेगा वही पाकिस्तान में होगा। एक दिन में जो है वो जेल की जो ताले हैं और ये हैं और कोर्ट के केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। अमेरिका ने अगर मोहर लगा दिया कि इमरान खान को बाहर निकाल दीजिए और इनको जो है मतलब, तो वो सारी चीजें वो देख रहे हैं। उसका उन्होंने हवाला दिया भुट्टो का, और उसके बाद ये अभी जो नवाज शरीफ का जो 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 मुशर्रफ का कू हुआ था और उसमें जो है वो सऊदी अरेबिया को जो है उन्होंने बीच में जो है मतलब मध्यस्थता करने के लिए दिया था, तो वो जहाज आ गई थी सऊदी अरेबिया से आके लग गई, और ये जो हमारे मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ, और पूरी फैमिली के साथ बैठ के चले गए सऊदी अरेबिया। तो उन्होंने कहा कि ये तारीख बता रही है कि अमेरिका अगर चाहेगा तो 1 मिनट में इमरान खान के सारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद उनके जो जेल वगैरह की जो चीजें वो बन जाएंगी। और उनका अपना ये कहना है कि अमेरिका जो है वो अब मन बना रहा है कि ये जो जोड़ तोड़ की सरकार है शहबाज शरीफ की, इलिजिमेट सरकार है शहबाज शरीफ को, अमेरिका उसके ऊपर जो है अपना हाथ खींचना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि इस तरह की कोई सरकार चले जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है। तो हो सकता है कि अमेरिका का रुख बदल जाए और वो पहले ये करेंगे कि सारे निशिस्ते जो उनके जो हारे हुए हैं जिसको डिक्लेयर कर दिया था वो डिक्लेयर कर देंगे, पीटीआई को विनर बना देंगे, और पीटीआई जब विनर हो जाएगी तो इमरान खान आ जाएंगे, उनके ऊपर कहा जाएगा कि आप निकल जाइए। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। वॉशिंगटन में बैठे हुए कुछ लोग मुल्कों के बारे में फैसले लेते हैं और किसी भी तरह से, जैसे देसी जबान में कहा जाता है ना, अनाप शनाप कुछ भी करके अपने मकसद तक पहुंचना चाहते हैं। मुशाहिद हुसैन के बारे में 1-2 बातें मैं भी बता दूं। मुशाहिद हुसैन ने जो कुछ कहा है वो सिस्टम में रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं एक सरकार में, और 1983 80s के दौर में जब मैं ईरान की न्यूज एजेंसी के दिल्ली ब्यूरो में था, उस जमाने में वो इस्लामाबाद में इरना में थे, तो वो हम तकरीबन एक साथ ही, हम दिल्ली से थे, वो इस्लामाबाद से कर रहे थे, तो उन्होंने इरना के लिए भी काम किया। बाद में बहरहाल वो पॉलिटिक्स में चले गए और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बने, बहुत बड़े थिंक टैंक की सी हालत उनकी हो गई। शायद वो कहीं अमेरिका की गुड बुक में चले गए हों, इसलिए उनको इतनी तरक्की मिली हो, लेकिन वो चूंकि सिस्टम में रह चुके हैं तो उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, अब चलना चाहता हूं मैं बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में। भारत में शेख हसीना दिल्ली में हैं किसी अनजान जगह और वो कहीं पब्लिक में नजर नहीं आ रही। एक बार एक फोटो छपा था किसी शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग करने के लिए, जब वो पहुंची थी दिल्ली उसके बाद,
लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही और बयानात भी अब रुक गए हैं। बयानात भी उन्होंने देने का सिलसिला कुछ शुरू किया था, वो भी अब नहीं है। क्या कुछ है भारत और बांग्लादेश के बीच में? मोहम्मद यूनुस साहब ने क्या कुछ कहा है? जी, मोहम्मद यूनुस साहब के तो तेवर बड़े बदले हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मोदी साहब से मतलब ये है कि बाकायदा आंख में आंख मिला करके बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जो हम लोग पत्रकार हैं तो मतलब सोर्स को, वो पीटीआई को, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा जो नेशनल न्यूज एजेंसी है, उसको उन्होंने बाकायदा बांग्लादेश में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत मोदी साहब से हो चुकी है और उसमें मोदी साहब को मैंने दो बातें बहुत वाज़ेह तौर पर बता दी हैं, तंबीह कर दी है उनको। पहली बात तो ये है कि वो शेख हसीना वाजिद को एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी हिंदुस्तान के सॉइल पर नहीं करने दें और कोई भी स्टेटमेंट शेख हसीना वाजिद इंडिया के सॉइल से अगेंस्ट बांग्लादेश नहीं दें। और अगर वो देंगी तो वो मतलब यह है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन पे उसका बहुत बड़ा असर होगा। उन्होंने बाकायदा ये कह दिया मोदी साहब को कि प्लीज मेक शेख हसीना वाजिद शट अप। ये वर्ड उसने इस्तेमाल किया है, टू शट अप, मतलब कह दिया उन्होंने शेख हसीना वाजिद को। तो एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात जो है वो ये कही पीटीआई को उन्होंने कि मैंने मोदी साहब को ये कह दिया कि आप बांग्लादेश को मुसलमान एक कंट्री है, उसको आप अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, सीरिया से, और इधर यमन से, वहां के मुसलमानों से नहीं दे जोड़े। और उन मुसलमानों की जो 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 छवि है वो तो आपको मालूम है, वो छवि जो है आप बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर ना डालें। और ये आप ना समझें कि सिर्फ अवामी लीग ही जो है वो सेकुलर पार्टी है, बाकी कोई सेकुलर पार्टी है नहीं। वो बीएनपी पार्टी वो भी इस्लामिक पार्टी है, जमात इस्लामी वो भी इस्लामिक पार्टी है, वो टेररिस्ट है, वो अलकायदा है, वो दाइश है, वो ये है, वो है। इस तरह से वो चश्मे उतार करके लगा करके ना देखें। और जो आखिरी बात उन्होंने कही है कि बांग्लादेश कभी भी अफगानिस्तान नहीं हो सकता है, ये इंडिया अपने दिमाग से हटा ले। और जो माइनॉरिटी की जो बात है, जिसके लिए इंडिया के हिंदू जो हैं और इंडिया के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उनको भी उन्होंने कहा कि वो ये छोड़ दें कि हम जो है यहाँ पे अपने हिंदू भाइयों को जो है हम मतलब उनको एट्रोसिटीज कहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू क्या कर रहे हैं इंडिया में, उसकी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है मोदी साहब को और पीटीआई के थ्रू कि यहाँ पे वो जुल्म, वो तशद्दुद, वो माराकाटी नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं। हम उसका प्रोटेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वो खुद जो है वो मंदिरों में गए थे और वहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया उन्होंने, और सारी जगह उन्होंने कहा कि यहाँ के माइनॉरिटी सेफ है। तो ये बड़ी गर्मा गर्मी बातें हुई उनकी, उन्होंने पीटीआई के हवाले से भी कहा और पीटीआई को उन्होंने कहा कि मैंने ये मोदी साहब को बाकायदा फोन पे बता दिया। और फिर उन्होंने ये कहा कि पीटीआई को कि शेख हसीना वाजिद जो है वो मुजरिम है बांग्लादेश की, और उनको ट्रायल जो है वो ट्रायल उनको जो है सहना पड़ेगा और वो ट्रायल में जाएंगी। और उसके लिए इंडिया को जब भी उनका ट्रायल उस लेवल पर आएगा और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश उनको एक्स्ट्राडिशन की बात करेगी, तो इंडिया को चाहिए कि वो हमारे मुजरिम को हमको वापस कर दे। यानी इसका नतीजा क्या ये निकाला जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस के और मोदी जी के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है? अगर आपस में बात हुई थी तो इसे पब्लिक में, मीडिया में कहने की अगर जरूरत उन्होंने महसूस की। आमतौर पर मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं उनमें बहुत सी बातें होती हैं जो मीडिया में कभी नहीं आती, लेकिन उन्होंने मीडिया में ये बात कह करके शायद ये जाहिर कर दिया कि वो मोदी जी से जो कुछ कहा है वो पब्लिक में भी जाने दें, अपनी पब्लिक में भी और भारत की पब्लिक में भी। तो ये शायद भरोसे की कमी का इशारा नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये मुझे जहां तक लग रहा है वो ये है कि वो अपने अवाम में सुरखरू होना चाहते हैं। जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वो सुरखरू होना चाहते हैं, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिक जाएंगे भारत के कहने पे या भारत के इस पे। हमारी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन भारत हमको कंट्रोल नहीं कर सकता है।
जो ये उनका 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 जो कहना है, और यही वहां की आवाम चाहती है। बिल्कुल आवाम की जो दिल की बात है वो उन्होंने कहा, और इसीलिए वो यूनुस साहब जो हैं वो मतलब अपने आप को अपने आवाम से सुरखरू होना चाहते थे, या उनके सामने जो है और वैसे भी हर लीडर अपने मुल्क के लोगों के सामने ही जवाबदेह होता है, जिम्मेदार होता है, और वहाँ उनके जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, उनका ख्याल भी वो लीडर ही जाहिर रख सकता है। अच्छा, अब मालदीव और इंडिया के बीच में क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से बहुत ही लोग दिलचस्पी से देखते हैं कि पूरे इस इलाके का एक तरह से नक्शा सामने आ जाता है, पूरे हफ्ते की खबरों का। मोइजू साहब के भारत आने की कोई खबरें आ रही थी, फ्रंट पेज पर छपी 1-2 दिन पहले ही। क्या है वो, क्या मामला, कहाँ जा रहे हैं? जी, अभी मैं बांग्लादेश पे ही अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, जरा बता रहा हूँ। 2 खबरें और बांग्लादेश से हैं जिसको हमारे सामाईन तक लेके जाना जरूरी है। जी जी। अब ये जो बांग्लादेश का 5 अगस्त का जो मैटर था जिसमें शेख हसीना वाजिद छोड़ के गई हैं, इसका नाम उन्होंने मॉनसून रेवोल्यूशन रख दिया है। अच्छा अच्छा। मॉनसून रेवोल्यूशन 5 अगस्त जब शेखीन आ जाए। अब वहां पे इस मॉनसून रेवोल्यूशन में जो बड़ा रोल प्ले किया है वो स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश ने, जो सड़कों पे आ गए, और 300 लोगों से ज्यादा की जो है उन्होंने मतलब अगर आप कहें तो जाने गंवाई हैं। 300 लड़के जो हैं वो चले गए। अब उनका ये कहना है, जो स्टूडेंट में कोई इस्लाम करके एक लड़का है जो कि अभी जो एडवाइजर साहब हैं यूनुस साहब, उनकी कैबिनेट में भी है, और एक और लड़का है। तो वहां पे अब बांग्लादेश में चर्चा हो रहा है कि वो अपने नेशनल एंथम को बदलना चाहते हैं। ये आवाज जो उठ रही है ये स्टूडेंट से उठ रही है कि वो जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, और वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 के हवाले से लिखा था, अमार सोनार बंगला। वो दोनों बंगालों को, ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल को मिलाना चाहते थे। उस वक्त उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, जिसका बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो उसको जो है हम चेंज करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि वही स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड उठ रही है कि जो 1971 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन बदला 1974-75 में, उसको वो चेंज करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये भारत के डिक्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये खबर भी मैं आपको देना चाह रहा था। दूसरी खबर जो हमें बांग्लादेश से आई है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है यूनुस समद, जो बड़े पत्रकार हैं ढाका में, बांग्लादेश में, अशोका फेलो हैं और वहां कॉलम लिखते हैं। उनका ये कहना है, उनका शेख हसीना वाजिद के हवाले से जो खबर है वो ये है कि शेख हसीना वाजिद शायद दिल्ली के किसी कंटोनमेंट में रहती हैं। अब दिल्ली में तो आप भी रहते हैं, मैं भी रह चुका हूँ। दिल्ली कैंट तो एक बहुत ही प्रचलित जगह है जहाँ दिल्ली का कैंटोनमेंट है, ब्रिटिश से चला आ रहा है। तो उनका इशारा शायद वही था कि वहीं जो है वो मतलब शेख हसीना वाजिद रहती हैं। उसके बाद यूनुस साहब के कहने के ऊपर, शायद ये 2 और 2 मिला के 4 बना रहा हूं, कि उनके सारे टेलीफोन लाइन, टीवी, ये सारी चीजें वो उनसे हटा दी गई हैं। उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। वो मतलब ये है कि किसी से संपर्क नहीं कर सकती हैं बाहर की दुनिया से, या ये भी उनसे 10 कदम के दूर पे जो है वो एक कंटोनमेंट का शॉपिंग, मतलब जहां पे सामान वगैरह मिलता है, वहां तक भी वो नहीं जा सकती हैं कि कुछ उन्हें सामान में खरीदना हो या कुछ करना हो, वहां भी नहीं जा सकती हैं। और उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनकी बेटी जो है, जो दिल्ली में ही रहती है, वो उन्होंने कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि हम जाकर के मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती हैं। अब वो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपने एक्सक्यूजेस हैं कि हमें बड़े काम है, ये है वो है। तो अब उसको भी तो 2 महीने हो गए शेख हसीना को आते हुए, मतलब यहाँ पे दिल्ली में 1 महीने तो हो ही गए हैं। तो उनको मिलने से इनकार कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको। उनके जो बेटे हैं जॉय, जो कि मतलब वो अमेरिका में रहते हैं और वो बड़े लाइमलाइट में थे उस मॉनसून रेवोल्यूशन के टाइम में, तो वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडिया को कि वो आना चाहते हैं दिल्ली और जाकर के अपनी मदर से मिलना चाहते हैं। उनको भी उन्होंने मना कर दिया कि आप दिल्ली में, आपको लैंड करने की इजाजत नहीं है। तो ये खबर जो है वो मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए एक्सक्लूसिव है, जो कि मैं बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहा हूं। और हमें याद है, हमने एक बार डिस्कस किया था जब अच्छे दिन थे शेख हसीना के, और वो भारत भी जब आई थी तो अपनी बेटी को, जो यूनाइटेड नेशन की किसी एजेंसी की दिल्ली में डायरेक्टर बनना चाहती थी, कई मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट से
यूनाइटेड नेशन को शायद उन्होंने सिफारिश कराई थी, हमारे मोदी जी ने भी सिफारिश कराई थी, और वो नई दिल्ली में ही किसी एजेंसी की यूनाइटेड नेशन की डायरेक्टर हैं। ये बहरहाल लिंकेजेस बन जाते हैं खबरों के, याद दिला रहा हूं मैं अपने व्यूवर्स को। अच्छा, अब हम चलें तो मेरे ख्याल से मालदीव वाली खबर की तरफ चलें कि वहां क्या कुछ है। जी, मालदीव की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वो खबर ये है कि पहले तो ये बता दूं कि मालदीव की जो इकोनॉमी हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है, और उन्हें मतलब काफ़ी जो वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक एजेंसी हैं और जो मॉनिटर करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है ऊपर से गिर रही है। वहाँ तक गिर रही है कि उन्होंने फॉरेन एटीएम को बंद कर दिया है। उन्होंने एटीएम जो है, जो उसमें उन्होंने कहा कि 500 जो उनके लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, वो बैंक भी जो है वो पैसे जो है वो नहीं दे रही है लोगों को, और वहाँ एक माहौल बन रहा है कि वो श्रीलंका की तरह वो लोग जो है रोड पे आ जाएंगे मोइजू साहब के अगेंस्ट में, क्योंकि वो इकोनॉमी को जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब मोइजू साहब का ये है कि मोइजू साहब जो है इंडिया आने के लिए बेकरार है। उनके लोग जो हैं वो जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, और वो इंडिया आने के से पहले उन्होंने किया है कि 2 मिनिस्टर जो कि जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जब वो गए थे लक्षद्वीप, और वहां पे उन्होंने कहा था कि हम पैरेलल जो है वो मालदीव्स का जो किस्सा है टूरिज्म का, वो हम लक्षद्वीप में खड़ा करेंगे। उसके अगेंस्ट में जो है वहां के 2 मिनिस्टर जो मौजूद साहब के हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए थे जो कि भारत को पसंद नहीं थे और एंटी इंडिया थे और एंटी मोदी थे। तो उन दोनों जो 3 मिनिस्टर में से 2 मिनिस्टर को इन्होंने अब रिजाइन करवा दिया है मौजूद साहब ने, उसी पैचअप करने के लिए इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप को। पहले तो उन्होंने कहा था, उस टाइम कहा था कि ये उनके पर्सनल बयान है, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, और उनको फिर कुछ कड़ी वार्निंग दिया था, वो दिया था। अब उसके बाद भी भारत जो है नहीं माना, तो उन्होंने उसको रिजाइन करवा दिया। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसमें उसने नहीं रहना। अब ये बात है कि अब मोइजू साहब जो है कब भारत आएंगे, और भारत आने का उनका 2 ही मकसद है। एक मकसद तो है कि हमें पैसे दीजिए, आप लोन दीजिए, एड दीजिए, जिस तरह से दीजिए, हमें अपनी कंट्री को चलाना है। दूसरा ये है कि मालदीव्स में जो है वो जो टूरिज्म भारत की जाती है, जो भारत के टूरिस्ट है वो जाते हैं, उसको आप खोलिए फिर से, और गवर्नमेंट फिर से इनकरेज करे टूरिस्ट पे, क्योंकि आधा बॉम्बे जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो मालदीव से जाता है रिलैक्स करने के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और भी भारत के जो 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 टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। तो ये मालदीव जो है, ये पहले जो उसके तेवर थे और वो थे, वो अब बहुत नरम पड़ रहे हैं। और इंडिया भी जो है, अभी हमारे जयशंकर साहब गए थे, उन्होंने जो है वो कुछ रोड बनाने की भी बात की थी, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट की बनाने की भी बात की थी। तो मालदीव्स के जो बढ़ते हुए रिश्ते इंडिया की तरफ हैं, जो पहले उनका जो कड़ा तेवर था, वो अब जो है मध्यम पड़ रहा है, और मालदीव जो है वो इंडिया के को समझता है कि बिना इंडिया को नहीं कुछ काम कर सकता है। जी मुस्तफा साहब, हमारे पास टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है, हम 1-2 मिनट ऊपर चले गए। श्रीलंका में तमिल इलेक्शन को बाइकआउट करने की जो खबर है वो क्यों है? इस वक्त तमिल्स के अंदर इस हद तक शिद्दत क्यों आ गई इलेक्शन से दूर रहने की? देखिए, तमिल जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ और ईस्ट में, जो पूरा प्रोविंस है नॉर्थ का, उसमें तो पूरी पॉपुलेशन है तमिल की, और ईस्ट में भी आधे से ज्यादा तमिल की पॉपुलेशन है। यहाँ पे अपनी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, एक तमिल नेशनल अलायंस है, उसके जो लीडर है उनका नाम है सेल्वराज गजेंद्र। उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो श्रीलंका का जो इलेक्शन हो रहा है 23 सितंबर को, इसमें तमिल के लिए कुछ नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल लीडर हैं जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में तमिल क्वेश्चन के ऊपर या जो तमिल जो इशू है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। और उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि अगर हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इन स्टेट को, जो नॉर्थ और ईस्ट के स्टेट को, उसको हम फेडरल का दर्जा दे देंगे, फेडरल स्टेट का दर्जा दे देंगे, और उसकी बढ़ाई के लिए ये करेंगे। तो हमारे लिए ये इलेक्शन जो है वो कोई माने नहीं रखता है, इसलिए कि तमिल वासियों के लिए, जो तमिल लोग हैं श्रीलंका के लिए, उनके लिए ये जो इलेक्शन है, जो सिन्हाली, जो मोस्ट
जो लड़ रहे हैं, चारों जो बड़े बड़े, हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, ये सब सिन्हाला है, सिन्हाली है, बुद्धिस्ट है। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हम जो है, कुछ होता है कि ओलिव ब्रांच जो है वो लेके जा रहे हैं कि हम उनसे पैचअप करें, ये करें, तो इसलिए इन्होंने ये बाइकआउट दिया है। लेकिन फिर भी वहां पे तमिल में जो है, जो तमिल पॉपुलेशन है, उसमें अपने आप में ही अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि वो टोटल बाइकआउट करेंगे, पार्शियल बाइकआउट होगी या जो भी कुछ होगा वो 23 का इलेक्शन के बाद ही हम लोग उस पर बात करेंगे। जी। और आप तमिलनाडु में हैं, चेन्नई में, और आप वहाँ के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसी तमिल लोग यहाँ पर हैं, और इनमें बाकायदा फैमिलीज, रिलेशनशिप, आना जाना बहुत कुछ है नॉर्थ श्रीलंका और ईस्ट श्रीलंका से। तो वो कल्चरल कनेक्शन भी है। और एक ज़माना था कि भारत ने IPKF भेज दिया था राजीव गांधी की सरकार में। उससे पहले एक ज़माना था जब तमिल्स को भारत सपोर्ट करता था। तो मुल्कों की सियासत इसी तरह से तब्दील होती रहती है, प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने तमाम खबरों को बहुत ही डिटेल से बताया, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान तालिबान की सरकार बहरहाल कदम ब कदम आगे बढ़ रही है और अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है, और अपने कदमों पर, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप इसके बारे में जो कुछ भी अपनी राय रखते हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।